डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मुद्रा के कैम्ब्रिज सिद्धांत को देख रहे हैं। मैंने बताया था कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री के द्वारा मुद्रा की नगद शेष समीकरण को दिया गया था। उसके अंतर्गत कल हमने मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग के विषय में चर्चा की थी। आज हम लोग विभिन्न नगद शेष समीकरण देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आज चर्चा कर रही हूँ मार्शल के समीकरण की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, m = ky प्लस k-a। यहाँ m मुद्रा की मात्रा है, y मौद्रिक आय है, k आय का वह भाग है जो लोग नगद रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। k' संपत्ति का वह भाग है जो नगद रूप में रखा जाता है। और a क्या है? संपत्ति है, असेट्स हैं। तो ये किसने समीकरण दिया? प्रोफेसर मार्शल ने। अब चूंकि मार्शल के अनुयायियों ने, फॉलोअर्स ने संपत्ति की भाग को महत्वहीन मानते हुए उसको छोड़ दिया और समीकरण शेष रह गया m = ky। तो y हम इधर ले आए। y = किसके बराबर है? p × o, अर्थात प्राइसेस को आउटपुट से गुणा कर दिया जाए तो हमें y मौद्रिक आय प्राप्त हो जाती है। तो m = क्या हो गया? k × p × o, अर्थात y के स्थान पर हमने p × o रख दिया है। तो p = क्या हो गया? m/ko, अर्थात प्राइसेस को निकालने के लिए हम m मनी सप्लाई को k आय का वह भाग जो कि लोग नगद में रखना चाहते हैं उसको o मतलब आउटपुट उत्पादन की मात्रा से गुणा कर दिया है। अब मान लीजिए m = 100 करोड़ रुपए है, o 500 इकाइयाँ है, k = 1/5, अर्थात आय का 1/5 भाग व्यक्ति नगद रूप में अपने पास रखना चाहता है। तो हम लोग P निकाल सकते हैं। P = क्या हो गया? 100/1/5 × 500, तो 100/100 हो गया। तो इसका मतलब प्राइसेस क्या हो गई? 1 रुपये प्रति इकाई हो गई। और इसी प्रकार यदि हम मनी सप्लाई तो कांस्टेंट रखें, नगद कोष अर्थात K को 1/5 से कम करके 1/10 कर दें तो कीमत स्तर बढ़कर 2 रुपये प्रति इकाई हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पीगू का समीकरण। पीगू ने समीकरण दिया है P = kr/m। यहाँ m मुद्रा की मात्रा है और r कुल वास्तविक आय है। k वास्तविक आय का वह भाग है जो व्यक्ति नगद मुद्रा के रूप में अपने पास रखना चाहता है। और यहाँ P है वो मुद्रा का मूल्य है, कीमत स्तर नहीं होकर क्या है? मुद्रा का मूल्य है। हम सब लोग जानते हैं कि मुद्रा का मूल्य है वो सामान्य कीमत स्तर से उल्टा होता है, अर्थात लोग और यह भी जानते हैं कि अपनी सारी करेंसी को या लीगल टेंडर मनी के रूप में नहीं रखते। वे अपने नगद शेष का कुछ भाग बैंक जमा के रूप में भी रखते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर पीगू ने अपने समीकरण में कुछ संशोधन करते हुए उसके अंतर्गत मांग जमाओं को भी शामिल किया है। तो इक्वेशन ये बन गई है P = kr/m कोष्ठक में C + h 1 - c। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि C है वो जनता के पास नकदी है और 1 - c है वो बैंक जमा है। 1 - c क्या है? बैंक जमा। h बैंक जमा का वह भाग है जो कि बैंक अपने पास नकदी के रूप में कैश रिजर्व रेशो के रूप में रखना चाहते हैं। तो इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ k = 1/4 है, C = 1/2 है, तो h है 1/10 और r है 2000 रुपये क्विंटल चावल, ठीक है, और m है 550 रुपये। तो हमें P इसे ज्ञात करना है। तो P = क्या हो गया? k 1/4 × r कितना है? 2000 अपॉन m कितना है? 550 मनी सप्लाई, और c कितना है? हाफ प्लस h कितना है? 1/10 बैंक जमा का वह भाग जो कि बैंक अपने पास नकदी के रूप में रखना चाहते हैं। इसको CRR कैश रिजर्व रेशो भी कहते हैं। और 1 - हाफ, तो 500/550 1/2 प्लस 1/10 × 1 में से हाफ घटाए तो हाफ बच गया 1/2, तो 10/11 × 11/20 अर्थात 1/2 क्विंटल चावल। तो इसका मतलब ये हो गया कि
मुद्रा की एक इकाई का मूल्य किसके बराबर है? 1/2 क्विंटल चावल के बराबर है। तो पिगुने के अनुसार यदि के, आर, सी तथा एच को स्थिर मान लिया जाए तो मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन के कारण मुद्रा के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन होंगे। तो ये किसने बताया है? प्रोफेसर पिगू के अनुसार। अब हम लोग एक समीकरण और देख लेते हैं, रॉबर्टसन का समीकरण। रॉबर्टसन के समीकरण के अनुसार m = p/kt है और फिर p क्या हो गया है? m/kt। यहाँ पर p कीमत स्तर है, m मुद्रा की मात्रा है और t वस्तुओं व सेवाओं की एक वर्ष में खरीदी गई मात्रा है। तो k = क्या है? t का वह भाग जो कि लोग अपने पास नकदी के रूप में रखना चाहते हैं। तो ये एक सरल मॉडल है और पिगू के समीकरण से इसको इसी वजह से ज़्यादा अच्छा समझा गया है। तो इसके अंतर्गत भी p = क्या हो गया? प्राइसेस = क्या हो गया? m/kt। फिर हमने देखा है कीन्स का समीकरण। कीन्स ने अपने समीकरण में उपभोग वस्तुओं पर ज़्यादा जोर दिया है। उनका मानना था कि लोग उपभोग वस्तुएं खरीदने के लिए ही नगद राशि अपने पास रखना चाहते हैं। कीन्स ने ये जो समीकरण दिया है वो अपनी पुस्तक ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स में दिया है। कीन्स का जो समीकरण है वो इस प्रकार से है, n = p k + r k डैश। तो p क्या चीज़ हो गया? p = n/k + r k डैश। यहाँ पर n मुद्रा की कुल मात्रा है, p कीमत स्तर है, k उपभोग वस्तुओं का वह भाग है जो लोग मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं और r बैंक के नगद कोष तथा जमा राशि का अनुपात है। k डैश उपभोग वस्तुओं का वह मात्रा है जो जनता बैंक जमा के रूप में अपने पास रखना चाहती है। तो यदि हम k डैश व r को स्थिर मान के चलें तो n में परिवर्तन, n मतलब मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर p कीमत स्तर में उसी प्रकार से परिवर्तन होगा। आप लोग देख रहे हैं कि कीन्स ने भी अपने समीकरण में नगद मुद्रा तथा बैंक मुद्रा दोनों को अलग अलग बताया है। तो बच्चों, आज मैंने आप लोग को कई प्रकार के समीकरणों की चर्चा की है। सबसे पहले कैम्ब्रिज इक्वेशन के तहत हमने प्रोफेसर मार्शल के समीकरण की चर्चा की है। उसके पश्चात प्रोफेसर पिगू के समीकरण को हम लोगों ने देखा है और तत्पश्चात रॉबर्टसन का समीकरण देखा है और कीन्स का समीकरण देखा है। तो हम लोगों ने ये चारों समीकरण किसके अंतर्गत देखे हैं? कैम्ब्रिज समीकरण या इसे नगद शेष समीकरण कहते हैं, उनके अंतर्गत देखे हैं। कल हम लोग इनकी आलोचनाएं देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।